नमस्कार। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तह तक जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में बरसों से अपनी जगह बनाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शायद इस्तेमाल भी किया हो, पर क्या ये सिर्फ टास्क लिस्ट और टाइमलाइन बनाने का ही टूल है? आज हम यही देखेंगे। हमारे पास ना असाइनमेंट ऑन क्लिक की एक गाइड है जो इसके बारे में काफी तफसील से बताती है। तो आज हमारा मकसद है इस गाइड के जरिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या कह लें एमएस प्रोजेक्ट के असली सार को समझना, ये असल में क्या ताकत देता है और क्या वाकई ये आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। और देखिए, एमएस प्रोजेक्ट 1984 से है और तब से अब तक इसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जाहिर है, इसका बुनियादी काम तो वही है, प्रोजेक्ट मैनेजरों को प्लानिंग करने, कौन क्या करेगा ये तय करने, मतलब संसाधन प्रबंधन, खर्च पर नजर रखने और काम कहाँ तक पहुंचा ये देखने में मदद करना। सोचिए, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या एक जटिल सॉफ्टवेयर बनाना हो, ऐसी जगहों पर इसकी जरूरत महसूस होती है। ये सिर्फ कामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट का एक खाका तैयार करने और उसे काबू में रखने का जरिया है। सही कहा। तो चलिए इस जानकारी के खजाने में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि एमएस प्रोजेक्ट असल में पर्दे के पीछे क्या कमाल करता है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये है क्या चीज़? तो मोटे तौर पर ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, मतलब प्लानिंग से लेकर काम पूरा होने तक हर चीज़ को एक जगह संभालने की कोशिश। पर इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी एक बड़ी खासियत है गैंट चार्ट का इस्तेमाल, गैंट चार्ट विजुअलाइजेशन। ये असल में एक विजुअल टाइमलाइन है जो दिखाता है कि कौन सा काम कब होगा, कौन सा काम किस पर निर्भर है और प्रोजेक्ट के अहम पड़ाव, माइलस्टोन्स कब आएंगे। एक नज़र में ना पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा सामने आ जाता है। ये समझने में मदद करता है कि अगर एक काम में देरी हुई तो उसका असर आगे कहाँ-कहाँ पड़ेगा। अच्छा, और ये भी सुनने में आया है कि इसके कई अलग-अलग रूप हैं। कुछ डेस्कटॉप पर चलते हैं, कुछ क्लाउड पर। ये क्या चक्कर है? हाँ, ये जानना जरूरी है। इसके पारंपरिक डेस्कटॉप वर्जन है स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल। ये ज्यादातर अकेले इस्तेमाल या बड़ी कंपनियों के लिए ठीक है। फिर क्लाउड आधारित विकल्प भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट फॉर द वेब, जो आप माइक्रोसॉफ्ट के ही दूसरे टूल प्लानर के साथ ज्यादा जुड़ रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। ओह, क्लाउड वाले वर्जन का फायदा ये है कि कहीं से भी एक्सेस और टीम के साथ मिलकर काम करने में ज्यादा मददगार होते हैं। हालांकि उनमें डेस्कटॉप जितनी सारी बारीकियां शायद ना हों। और कीमत? जाहिर है ये मुफ्त तो नहीं होगा। कितनी जेब ढीली करनी पड़ती है? नहीं, मुफ्त तो नहीं है। डेस्कटॉप लाइसेंस की कीमत अच्छी खासी हो सकती है। करीब समझ लीजिए $680 स्टैंडर्ड के लिए और $1130 प्रोफेशनल के लिए। क्लाउड सब्सक्रिप्शन थोड़े ज़्यादा लचीले होते हैं, $10 से $55 प्रति यूज़र प्रति माह के बीच। लेकिन अच्छी बात यह है कि खरीदने से पहले आजमाने के लिए ट्रायल वर्जन मिलते हैं। ट्रायल तो अच्छा ऑप्शन है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो एक्सेल, टीम्स वगैरह के साथ भी काम करता होगा आसानी से? बिल्कुल, यही इसकी एक और ताकत है। एक्सेल से डेटा लाना ले जाना, शेयर पॉइंट पर फाइलें रखना, टीम्स में अपडेट देना, ये सब आसानी से हो जाता है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई उद्योगों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। और ये सिर्फ सिंपल कामों के लिए नहीं, साधारण टू डू लिस्ट से देकर बड़े-बड़े एंटरप्राइज लेवल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक का काम संभाल सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या इसे इस्तेमाल करना आसान है? मैंने सुना है कि इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरू में। देखिए, इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही लगता है, तो पहली नज़र में जाना पहचाना सा लगेगा, फेमिलियर लगेगा। लेकिन हाँ, इसकी असली क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। इसमें कई बारीकियां हैं जिन्हें समझने के लिए सीखने की जरूरत होती है, ये सच है। इसीलिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल जैसे यूट्यूब या उडेमी पर और माइक्रोसॉफ्ट के अपने दस्तावेज, वो बहुत काम आते हैं। ये कोई ऐसा टूल नहीं है जिसे आप खोलते ही माहिर बन जाएंगे, थोड़ा सा लर्निंग कर्व है। समझ गई। तो मान लीजिए किसी ने इसे इंस्टॉल कर लिया, अब शुरू कैसे करें? पहला कदम क्या होता है? प्रोजेक्ट बनाना कैसे शुरू करते हैं इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले तो एक नया प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, फाइल न्यू करके। फिर सबसे जरूरी चीज है प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख तय करना, स्टार्ट डेट। ये तारीख एक एंकर के तरह काम करती है, जिसके आधार पर सारे कामों का शेड्यूल बनता है। और यहीं पर एक अहम चुनाव करना होता है, मैनुअल शेड्यूलिंग या ऑटो शेड्यूलिंग। मैनुअल बनाम ऑटो, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मैनुअल में आप हर काम की तारीख खुद तय करते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब कुछ। ऑटो शेड्यूलिंग में आप सिर्फ ये बताते हैं कि काम कितना लंबा चलेगा, उसकी ड्यूरेशन, और कौन सा काम किस पर निर्भर है, उसकी डिपेंडेंसी। और एमएस प्रोजेक्ट खुद ब खुद तारीखें कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा। ज्यादातर मामलों में, खासकर जटिल प्रोजेक्ट्स में,
ऑटो शेड्यूलिंग बेहतर होती है क्योंकि ये लॉजिक के हिसाब से चलती है और अगर कुछ बदलता है ना तो खुद ही एडजस्ट कर लेती है। मैनुअल में आपको हर बदलाव खुद करना पड़ता है। अच्छा, तो ऑटो शेड्यूलिंग ज्यादा स्मार्ट तरीका है कह सकते हैं। फिर कामों को कैसे डालते हैं इसमें और उन्हें व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? आप बस कामों के नाम लिखना शुरू करते हैं टास्क नेम कॉलम में, जैसे डिज़ाइन फाइनल करें, मटेरियल खरीदें, टीम हायर करें। बहुत आसान है। फिर आप उन्हें एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जैसे एक बड़े काम फेज 1 के तहत छोटे छोटे काम डाल सकते हैं। टास्क टैब में इंडेंट का ऑप्शन होता है, इसे आउटलाइनिंग कहते हैं। इससे प्रोजेक्ट को हिस्सों में तोड़कर समझना आसान हो जाता है और बड़े फेज की कुल अवधि या लागत वो अपने आप कैलकुलेट होकर दिखने लगती है। और हर काम में कितना समय लगेगा ये कैसे बताते हैं? ड्यूरेशन और वो माइलस्टोन वाली बात क्या थी जो आपने पहले कही थी? हाँ, ड्यूरेशन कॉलम में आप हर काम के आगे उसकी अवधि डालते हैं, जैसे 5 दिन के लिए 5D या 2 हफ्ते के लिए 2W। MS प्रोजेक्ट आपके सेट किए हुए कैलेंडर के हिसाब से, जैसे हफ्ते में 5 दिन काम, रोज 8 घंटे, उसके हिसाब से खत्म होने की तारीख निकाल लेता है। माइलस्टोन वो अहम पड़ाव होते हैं जिनका अपना कोई समय नहीं लगता, जैसे प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल गया। इनकी अवधि 0 मतलब 0 डे रखी जाती है और ये गैंट चार्ट पर एक डायमंड हीरे की तरह दिखते हैं, जो बताते हैं कि एक जरूरी मंजिल पार हो गई है। ठीक है। अब शायद सबसे पेचीदा हिस्सा लगता है मुझे, कामों को जोड़ना, मतलब उनकी निर्भरता तय करना, डिपेंडेंसीज। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट में अक्सर काम एक क्रम में होते हैं, एक खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। इसे फिनिश टू स्टार्ट या FS निर्भरता कहते हैं और ये सबसे आम है। आप MS प्रोजेक्ट को बताते हैं कि कौन सा काम किस पर निर्भर है। ये आप या तो कामों को सिलेक्ट करके लिंक टास्क बटन दबा सकते हैं या फिर एक कॉलम होता है प्रीडेसेसर्स, उसमें पिछले काम का नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, कई तरीके हैं। हाँ, और भी तरह की निर्भरता होती है, जैसे स्टार्ट टू स्टार्ट SS, फिनिश टू फिनिश FF, लेकिन FS सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इससे ये पक्का होता है कि काम सही सीक्वेंस में हो। यानी ये तय करना कि पहले नींव खुदेगी, उसके बाद ही दीवारें बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल वही। और आप इसमें थोड़ा लचीलापन मिला सकते हैं, जैसे एक काम खत्म होने के 2 दिन बाद दूसरा शुरू हो, इसे लैग कहते हैं। आप FS+2D लिख सकते हैं, या एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही दूसरा शुरू हो जाए, इसे लीड कहते हैं, FS-3D। ये सब बारीकियां प्लान को असलियत के ज्यादा करीब लाने में मदद करती हैं। अरे वाह, लैग और लीड भी, ये तो काफी डिटेलिंग है। अच्छा, और लोग मतलब रिसोर्सेज, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? कौन क्या काम करेगा? उसके लिए आप व्यू टैब में जाकर रिसोर्स शीट पर जाते हैं। वहां आप एक लिस्ट बनाते हैं कि आपके पास कौन कौन लोग हैं, जैसे इंजीनियर, डिजाइनर, या क्या सामान है जैसे मशीनें। ये आपके रिसोर्सेज हैं। आप उनकी उपलब्धता, मैक्स यूनिट्स और लागत स्टैंडर्ड रेट भी डाल सकते हैं, जैसे कौन कितने घंटे काम कर सकता है या प्रति घंटा रेट क्या है। फिर आप वापस गैंट चार्ट व्यू में आकर हर काम के लिए बताते हैं कि उसे कौन करेगा, रिसोर्स नेम्स कॉलम में या असाइन रिसोर्सेज डायलॉग बॉक्स से। जैसे डिजाइन फाइनल करें का काम डिजाइनर A को 100% समय के लिए सौंपा गया, या हो सकता है 50% समय के लिए। ये तो काफी कुछ है शुरुआत के लिए। कोई खास टिप या सलाह है शुरुआती लोगों के लिए जो भी इसे सीखना शुरू कर रहे हैं? मेरी सलाह होगी कि पहले इन बुनियादी चीज़ों पे ध्यान दें, टास्क बनाना, अवधि डालना, उन्हें सही से लिंक करना और रिसोर्स असाइन करना। ऑटो शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादातर मामलों में बेहतर रहता है। और सबसे ज़रूरी, छोटे काल्पनिक प्रोजेक्ट बनाकर अभ्यास करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एकदम से बहुत सारी एडवांस चीज़ों में उलझने की कोशिश ना करें। पहले नींव मजबूत करें। व्यूज़ बदलना, प्रिंट करना, कैलेंडर सेट करना, ये सब भी धीरे धीरे आ जाएगा। सही कहा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये तो हुई बुनियादी बातें, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब प्रोजेक्ट में उतार चढ़ाव आते हैं, है ना? प्लान को बेहतर बनाने या मुश्किलों से निपटने के लिए क्या तरीके हैं इसमें? एडवांस शेड्यूलिंग जैसी चीजें? हाँ, यहीं पर MS प्रोजेक्ट की असली ताकत दिखनी शुरू होती है। मान लीजिए आपको किसी खास काम को एक निश्चित तारीख तक खत्म करना ही है, कोई डेडलाइन है। आप उसके लिए डेडलाइन सेट कर सकते हैं। ये शेड्यूल को सीधे तौर पर बदलती नहीं, पर अगर काम उस तारीख तक पूरा नहीं होता ना, तो आपको एक इंडिकेटर दिखता है, अलर्ट करता है। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट से अलग है। हाँ, कंस्ट्रेंट जैसे मस्ट फिनिश ऑन ज्यादा सख्त होते हैं, वो शेड्यूल को फोर्स करते हैं। डेडलाइन सिर्फ एक मार्कर है, एक चेतावनी। समझ गई। और वो क्रिटिकल पाथ, ये शब्द बार बार सुनने में आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये क्या चीज़ है और MS प्रोजेक्ट इसमें कैसे मदद करता है? क्रिटिकल पाथ, हाँ,
ये उन कामों की चेन या सीक्वेंस है जिन पर प्रोजेक्ट के खत्म होने की तारीख सीधे तौर पर निर्भर करती है। मतलब अगर इस पाथ पर मौजूद किसी भी काम में एक दिन की भी देरी होती है तो पूरा प्रोजेक्ट एक दिन देर से खत्म होगा। ओह, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। बिल्कुल। एमएस प्रोजेक्ट आपको ये क्रिटिकल पाथ दिखा सकता है, व्यू टैब में ऑप्शन होता है। अक्सर ये टास्क लाल रंग में हाईलाइट हो जाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि किन कामों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ ज़रा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है आपके लिए। ये तो वाकई काम की चीज है। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट पर वापस आते हैं। आपने कहा था रिसोर्स असाइन करते हैं, पर क्या होता है जब एक ही आदमी को, मान लीजिए एक इंजीनियर को, एक ही समय पर बहुत सारे काम सौंप दिए जाते हैं? वो बेचारा कैसे करेगा? हाँ, इसे ओवर एलोकेशन कहते हैं और ये बहुत आम समस्या है। एक ही रिसोर्स पर उसकी क्षमता से ज़्यादा काम का बोझ। एमएस प्रोजेक्ट ये पहचान सकता है कि कौन सा रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है। रिसोर्स यूजेज व्यू में ये लाल रंग में दिखता है। फिर उसे ठीक कैसे करते हैं? इसे ठीक करने के लिए रिसोर्स लेवलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसोर्स टैब में लेवलिंग ऑप्शंस होते हैं। ये या तो ऑटोमेटिकली कुछ कामों को आगे खिसका देता है, अक्सर वो काम जो क्रिटिकल पाथ पर नहीं है, जिनमें थोड़ी गुंजाइश है, ताकि रिसोर्स पर बोझ कम हो। या फिर आप खुद मैनुअली गैंट चार्ट में कामों को ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मकसद होता है कि काम का बोझ सब पर बराबर बटे और कोई बर्नआउट ना हो। हालांकि ये ध्यान रखना होता है कि लेवलिंग से कभी-कभी प्रोजेक्ट की कुल अवधि बढ़ सकती है, तो ये एक संतुलन बनाने वाला काम है। ये संतुलन साधना जरूरी है। अच्छा, और पैसों का हिसाब किताब, बजट वगैरह कैसे मैनेज होता है? इसमें लागत कैसे ट्रैक करते हैं? जब आप रिसोर्सेज को उनकी लागत के साथ, जैसे प्रति घंटा रेट, जोड़ते हैं और उन्हें कामों पर असाइन करते हैं, तो एमएस प्रोजेक्ट हर काम की और फिर पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत खुद निकाल लेता है। आप इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे कोई एक मुश्त खर्चा हो किसी काम के लिए। व्यू टैब में कॉस्ट टेबल होता है जहां ये सब दिखता है। फिर आप एक बजट रिसोर्स बनाकर उसे प्रोजेक्ट के समरी टास्क पर असाइन कर सकते हैं। ये आपका कुल बजट हो गया और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है आप एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं और उसकी तुलना बजट से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में स्टैटिस्टिक्स में सब दिखता है। यानी प्लान बनाते समय ही लागत का अंदाजा लग जाता है और बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और प्रगति, मतलब प्रोग्रेस को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैसे पता चले कि हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं? इसके लिए बेसलाइन सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसलाइन क्या है? ये आपकी शुरुआती प्लान का एक स्नैपशॉट होता है। क्या काम थे, कब होने थे, कितनी लागत थी, कौन कर रहा था। प्रोजेक्ट टैब में सेट बेसलाइन का ऑप्शन है। एक बार बेसलाइन सेट हो जाए तो आप उसे बदलते नहीं हैं। आप एक प्रोजेक्ट में कई बेसलाइन सेव कर सकते हैं वैसे तो। अच्छा, ये एक तरह से हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे काम होता है आप अपडेट करते हैं कि कौन सा काम कितना प्रतिशत पूरा हुआ। टास्क टेबल में परसेंटेज कंप्लीट कॉलम होता है। एमएस प्रोजेक्ट फिर आपकी असल प्रगति की तुलना उस बेसलाइन से करता है। एक खास व्यू होता है ट्रैकिंग गैंट, जो साथ साथ दिखाता है कि प्लान क्या था बेसलाइन बार और असल में क्या हो रहा है एक्चुअल बार। इससे साफ पता चलता है कि आप शेड्यूल से आगे हैं या पीछे, बजट के अंदर हैं या बाहर। वेरिएंस दिखता है। तो बेसलाइन एक तरह का पैमाना बन जाता है जिसके खिलाफ आप अपनी परफॉर्मेंस नापते हैं। समझ गए। क्या इसमें रिपोर्ट वगैरह बनाने की भी अच्छी सुविधा है मैनेजमेंट को दिखाने के लिए? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट टैब में बहुत सारी बिल्ट इन रिपोर्ट्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, कॉस्ट रिपोर्ट्स हैं, रिसोर्स यूसेज की रिपोर्ट्स हैं। काफ़ी विजुअल होती हैं। और अगर वो काफ़ी नहीं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। आप चार्ट्स, टेबल्स जोड़ सकते हैं। और आप डेटा को एक्सेल या पावर बीआई जैसे टूल्स में एक्सपोर्ट करके और भी ज़्यादा पावरफुल इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स तैयार कर सकते हैं। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट की स्थिति आसानी से समझाई जा सके। ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एडवांस लेवल पर। क्या इसमें कुछ ऐसी क्षमताएं भी हैं जो बहुत जटिल प्रोजेक्ट्स या बड़ी टीमों, एंटरप्राइजेस के लिए खास तौर पर उपयोगी हों? हाँ, बिल्कुल है। जैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टम फील्ड बना सकते हैं। मान लीजिए आपको हर काम के साथ उसका रिस्क लेवल ट्रैक करना है, हाई, मीडियम, लो, तो आप ऐसा टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगा सकते हैं। ओह, कस्टम फील्ड्स। हाँ, और आप उन फील्ड्स में फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एक्सेल में करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ड्यूरेशन का डबल एस्टिमेट दिखाना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ड्यूरेशन 2। आप चाहे तो ग्राफिकल इंडिकेटर बना सकते हैं जो काम की स्थिति के हिसाब से रंग बदलें, जैसे देर से चल रहे काम के लिए लाल स्टॉप लाइट। ये सब कस्टमाइजेशन संभव है। ये तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
और ऑटोमेशन, क्या दोहराए जाने वाले काम आसान किए जा सकते हैं? मैक्रोज वगैरह? हाँ, मैक्रोज और VBA यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के जरिए ऑटोमेशन कर सकते हैं। डेवलपर टैब को इनेबल करना पड़ता है रिबन में। अगर आपको कोई काम बार बार करना पड़ता है, जैसे किसी खास तरह की रिपोर्ट बनाना या किसी खास तरीके से फॉर्मेटिंग करना, तो आप उसका मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक क्लिक में वो काम हो जाएगा। अच्छा। और ज़्यादा जटिल ऑटोमेशन या दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन के लिए VBA स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको MS प्रोजेक्ट से डेटा निकालकर किसी और सिस्टम में भेजना है। ये थोड़ा टेक्निकल है, प्रोग्रामिंग की जानकारी चाहिए, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी समय बचा सकता है। बड़ी कंपनियों, एंटरप्राइजेस के लिए क्या खास है? सुना है कोई सर्वर वर्जन भी होता है, PWA? हाँ, जब MS प्रोजेक्ट प्रोफेशनल को प्रोजेक्ट सर्वर या प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जो क्लाउड वर्जन है, के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको प्रोजेक्ट वेब ऐप PWA का एक्सेस मिलता है। ये एक वेब आधारित इंटरफेस है जहां पूरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स और रिसोर्सेज को एक सेंट्रलाइज्ड जगह मैनेज किया जा सकता है। इसमें टाइमशीट भरना और अप्रूव करना, एंटरप्राइज लेवल पर रिसोर्स पूल मैनेज करना और यहां तक कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी शामिल है। मतलब ये तय करना कि कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स के हिसाब से कौन से प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये सब PWA के जरिए होता है। ये बड़े संगठनों के लिए है। उसकी परफॉर्मेंस नापने के लिए कोई खास तरीका? मैंने अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट EVM के बारे में सुना है कहीं, क्या वो इसमें होता है? हाँ, EVM अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को मापने के लिए। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि कितना पैसा खर्च हुआ या कितना समय बीत गया। ये देखती है कि खर्च हुए पैसे और बीते हुए समय के बदले कितना काम असल में पूरा हुआ, मतलब कितनी वैल्यू आपने अर्न की। अच्छा, ये थोड़ा अलग है सोचने का तरीका। हाँ, ये आपको शेड्यूल और बजट दोनों के लिहाज से प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस का एक बहुत सटीक माप देती है। इसके लिए कुछ खास मेट्रिक्स होते हैं, जैसे BCWS, ACWP, EV, SPI, CPI। ये थोड़े टेक्निकल हैं, लेकिन मूल विचार यही है, क्या हमें हमारे लगाए गए रिसोर्सेज, समय और पैसा का सही मूल्य मिल रहा है या नहीं। और MS प्रोजेक्ट ये सारी EVM कैलकुलेशन कर सकता है और रिपोर्ट्स में दिखा सकता है। सुनने में ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा जटिल भी लग रहा है। क्या ये सब सीखना मुश्किल नहीं है? हैं, ये मानना पड़ेगा कि एडवांस फीचर्स जैसे कस्टम फील्ड्स में फॉर्मूला लगाना, VBA लिखना या EVM को सही से समझना और इस्तेमाल करना, इसमें वक्त और मेहनत लगती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनाया जाए, ज़बरदस्ती नहीं। हर प्रोजेक्ट को शायद VBA या EVM की ज़रूरत ना हो, टूल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो और जितनी टीम कंफर्टेबल हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि MS प्रोजेक्ट सिर्फ एक टाइमलाइन बनाने का टूल नहीं है। ये प्लानिंग से लेकर रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट ट्रैकिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और यहाँ तक कि जटिल विश्लेषण और ऑटोमेशन तक की क्षमता रखता है। ये वाकई एक पावर हाउस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये विश्लेषण करने और चीज़ों को नियंत्रण में रखने में ज़बरदस्त मदद कर सकता है, प्लान को ट्रैक पे रखने में। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना कि ये सिर्फ एक टूल है। ये अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का विकल्प नहीं है। प्रोजेक्ट की सफलता आखिर में टीम, उनके बीच का संवाद, सही समय पर लिए गए फैसलों पर निर्भर करती है। क्रिटिकल पाथ को समझना या रिसोर्स लेवलिंग के सिद्धांत को जानना ज़रूरी है। चाहे आप MS प्रोजेक्ट इस्तेमाल करें या कोई और टूल या सिर्फ कागज़ पेंसिल, MS प्रोजेक्ट इन कामों में आपकी मदद करता है। ये काम आपके लिए करता नहीं है। दिमाग तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ही लगाना है। बिल्कुल सही कहा। टूल सिर्फ एक सहायक है, मैनेजर का विकल्प नहीं। और अंत में एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, खासकर जब हम आजकल नए, ज़्यादा सहयोगी, कोलैबोरेटिव और वेब आधारित टूल्स का चलन देख रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्लानरी है या आसान, ट्रेलो जैसे कई और। आपको क्या लगता है, भविष्य में MS प्रोजेक्ट जैसे पारंपरिक, थोड़े भारी, विस्तृत डेस्कटॉप प्लानिंग सॉफ्टवेयर की भूमिका क्या होगी? क्या ये सिर्फ खास तरह के बड़े या बहुत जटिल प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित रह जाएगा या इसकी जगह कुछ और ले लेगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इस पे काफ़ी चर्चा भी होती है। देखिए, मुझे लगता है भूमिका ज़रूर बदलेगी, इवॉल्व होगी। हो सकता है रोज़मर्रा के कामों, छोटी टीमों या कम जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए हल्के, ज़्यादा विजुअल वेब आधारित टूल्स ज़्यादा लोकप्रिय हों और होते जा रहे हैं। वो इस्तेमाल में आसान होते हैं, टीम कोलैबोरेशन उनमें अक्सर बेहतर होता है। हाँ। लेकिन जहाँ बहुत गहरी प्लानिंग की ज़रूरत है,
जहां सैकड़ों या हजारों टास्क हैं, जटिल निर्भरताएं हैं, विस्तृत रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल ज़रूरी है, खासकर बड़े उद्यमों में, कंस्ट्रक्शन या एरोस्पेस जैसे उद्योगों में। वहाँ एमएस प्रोजेक्ट जैसे शक्तिशाली डिटेल प्लानिंग टूल की प्रासंगिकता शायद बनी रहेगी। शायद भविष्य हाइब्रिड अप्रोच का हो, जहां अलग-अलग ज़रूरत के लिए अलग-अलग टूल इस्तेमाल हों और वो आपस में अच्छी तरह से इंटीग्रेट हों। माइक्रोसॉफ्ट खुद भी प्लानर और प्रोजेक्ट को करीब लाने की कोशिश कर रहा है। तो शायद ये या तो ये या वो वाली बात ना रहे। हाइब्रिड अप्रोच, ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को एमएस प्रोजेक्ट की क्षमताओं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में उसकी जगह को बेहतर समझने में मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद।